बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर कैसे? तुमने शराब की सुराही में पेशाब करने की जुर्रत कैसे की? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। बदतमीज, तुमने तो हद ही कर दी। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? अभी एक पल पहले मैं आधुनिक दुनिया में कार की टक्कर खा रहा था और आंख खुलते ही यहाँ आ गया। बदतमीज, नीचे उतरो। हिम्मत है तो ऊपर आकर दिखाओ। तलवार लाओ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पिता का अनुशासन क्या होता है। यह खूंखार आदमी सच में मेरा पिता है। वर्तमान में चेंग गोगोंग, फांग जिंगशिंग और मैं फांग यांग चेंग गोगोंग के घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरा पुराना रूप पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। शराब की सुराही में पेशाब कर दिया और ताई शुए से निकाल दिया गया, तभी तो आज यह सब हो रहा है। पिताजी, बेटा अपनी गलती मानता है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? बेटा नालायक है। मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है। क्यों? शराब की सुराही में पेशाब क्यों किया? बेटा पढ़ना नहीं चाहता था। तुम्हें ताइश में भेजने के लिए मैंने 5,000 तायल खर्च किए थे। पिताजी, बेटा आगे से पूरी तरह सुधर जाएगा। हम्फ, अब तो ऐसा ही है ना? अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो बेटा अपनी जान देकर ही प्रायश्चित कर सकता है। रुको, बेटा भविष्य में आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा, पिता ने तुम्हें दोषी नहीं माना। जल्दी से तलवार नीचे रखो। यांगे, हमारा चेंग गो गोंग परिवार मेरे दौर तक आते आते पैसे और रसूख से खाली हो चुका है। अब ना पैसा बचा है न ताकत। इस बार मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर भी कोई अच्छा पद नहीं मिला। बस सीमा पर गश्त करने का काम मिला है। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? पिताजी, आपकी सीख बेटा हमेशा याद रखेगा। इस बार जब मैं सीमा पर गश्त के लिए जाऊंगा, जल्दी हुआ तो 2-3 महीने, देर हुई तो आधा साल लग सकता है। तुम घर पर शांति से रहना, फिर से कोई मुसीबत मत खड़ी करना। पिताजी निश्चिंत रहें, बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। मुश्किल से तो यहाँ आया हूँ। बेशक अब तो मजे से जीना है। जब पढ़ाई से निकाल ही दिया गया है तो घर पर ही आराम से रहना चाहिए। मुझे जल्द ही निकलना होगा। थोड़ा क्या हुआ? मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ 1000 तायल दे दीजिए। बेटा, हमारे घर में सच में पैसे नहीं बचे हैं। आप मुझे कम मत समझिए, मुझे सब पता है। तुमने पहले मेरी माँ के सारे गहने गिरवी रख दिए थे, हजारों स्वर्ण मुद्राएं बदल ली। बदमाश, क्या करने की सोच रहे हो? घर पर भी पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। मुझे कुछ 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं शांत रहूंगा तुम्हारे वापस आने तक। लियनेर, युवा स्वामी को अध्ययन कक्ष में ले जाओ। उन पर नजर रखना कि वे पढ़ाई करें। मेरे गश्त से वापस आने से पहले उन्हें हवेली से बाहर एक कदम भी नहीं रखने देना। पिताजी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी चलेंगी। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें बेच नहीं दूंगा? 500 स्वर्ण मुद्राएं तो काफी होंगी, है ना? तुम दुष्ट बालक, फिर से जुआ खेलने के लिए पैसे ऐंठना चाहते हो। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वे सारे पैसे तो मैंने उपहार में दे दिए। फांग अंकल, वह वही है, मेरी बचपन की मंगेतर, सोंग परिवार की बेटी सोंग येरान। काफी सुंदर दिखती है। येरान, क्या तुम फांग यांग को ढूंढ रही हो? फांग अंकल, येरान के यहाँ आने का कारण सगाई तोड़ना है। ठीक है, हमारा परिवार इसे स्वीकार करता है। क्या आप सच में सहमत हैं? बिल्कुल, अब से हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। यह रिश्ता हमारे पिता द्वारा तय किया गया था। क्या तुम इसे इतनी आसानी से तोड़ सकती हो? क्या तुम्हारे पिता मंत्री सोंग यह जानते हैं? येरान का यहाँ आना मेरे पिता की ही इच्छा है।
ठीक है, अगर तुम्हारे पिता सहमत है तो हम भी सहमत है। अब तुम जा सकती हो। फांग यांग, डरो मत। भले ही सोंग परिवार ने सगाई तोड़ दी है, लेकिन हमारी फांग हवेली की प्रतिष्ठा के साथ हम किसी भी तरह तुम्हारे लिए और भी बेहतर जीवन साथी ढूंढ लेंगे। चूंकि सगाई टूट चुकी है, तो 3 दिन बाद की काव्य सभा में युवा स्वामी फांग, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अब तुम ताई शुए के छात्र भी नहीं रहे और न ही तुम्हारे पास कोई पद है। घर में सच में पैसे खत्म हो गए हैं। सब कुछ पिताजी के वेतन पर निर्भर है और थोड़ी सी खेती की जमीन पर। मैं यहाँ आ गया एक महान परिवार का बेटा बनकर, लेकिन अब मैं इतना गरीब हूँ कि खाने के लाले पड़े हैं। पिताजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे खुद ही पैसे कमाने होंगे। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? हवेली के सभी संपत्ति के कागजात ले आओ। तो मुझे बताओ, संपत्ति के कागजात कहाँ रखे हैं? युवा स्वामी, मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती, इसका मतलब है कि तुम्हें पता है। समय का हिसाब लगाऊं तो मेरे पिताजी शहर से बाहर निकल चुके हैं। अब पूरी फांग हवेली में मैं ही सबसे बड़ा हूं। लियनेर, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बेच दूं? लियनेर, युवा स्वामी को खुश करो। लेकिन पिताजी की 200 एकड़ जमीन का क्या? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं आज ही इन सभी कागजातों को पैसे में बदल दूंगा। युवा स्वामी, अब और तमाशा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास ये जो 200 बीघे जमीन है, ये हवेली की सबसे उपजाऊ जमीन है। बाकी सब तो सूखी जमीन है, उसकी कोई कीमत भी नहीं है। बस यही तो सही है। जरा मुस्कुराओ, तभी तो मेरी किस्मत चमकेगी। फांग यांग, इस बार क्या गिरवी रखने आए हो? अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है, फांग यांग, मेरे साथ आइए। फांग यांग, इस बार क्या गिरवी रखने आए हो? सब कुछ गिरवी रख दो। फांग यांग, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? फांग यांग, आप अंदर चलिए। मजाक नहीं कर रहा, कीमत लगाओ। क्या फांग जिंगशेंग को यह पता है? यह मैं अपने काम के लिए ले रहा हूं। जल्दी कीमत बताओ। फांग यांग, आप वाकई कमाल के हैं। फांग जिंगशेंग को आप जैसा बेटा मिला है, भविष्य में बहुत नाम रोशन करेगा। चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं। कीमत कम करने की सोचना भी मत। मुद्दती गिरवी है या चालू? चालू गिरवी। 3 महीने बाद मैं इसे छुड़ा लूंगा। 200 बीघे उपजाऊ जमीन, 30 चांदी के सिक्के प्रति बीघा, कुल 6000 चांदी के सिक्के। इतने सारे? क्या फांग जिंगशेंग की हवेली को गिरवी रख सकते हैं? वह तो शाही उपहार वाली हवेली है, उसे लेने की हिम्मत कौन करेगा? युवा स्वामी, अब आगे क्या करेंगे? पैसे कमाऊंगा। क्या पहले जमीन वापस नहीं छुड़ानी चाहिए? अगर वापस नहीं छुड़ाई तो पिताजी के लौटने पर वे बहुत नाराज होंगे। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में मैं इसे वापस छुड़ा लूंगा। मेरे पिताजी कम से कम 3-5 महीने बाद लौटेंगे। समय काफी है। दांचू की ज्यादातर शराब बहुत फीकी है। असली स्वाद और नशा ऐसी शराब बहुत कम मिलती है। लेकिन यहाँ आम व्यापारियों से लेकर शाही रईसों तक शराब के शौकीन बहुत है। बस साधारण शराब खरीदो, उसे बेहतर बनाने के लिए कारीगरों को बुलाओ, फिर एक नया नाम देकर प्रचार करो। लागत कम और मुनाफा जल्दी। 3 दिन बाद की काव्य गोष्ठी प्रचार के लिए तियन शियान जुई के लिए सबसे अच्छा मौका है। युवा स्वामी, क्या हमें
पहले जमीन के कागज छुड़ा नहीं लेने चाहिए। सब कुछ तो गिरवी रख दिया है, अब वापस कैसे छुड़ा सकते हैं? लियोनेर, हवेली के सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम लोग शराब की खरीदारी करो, जितनी ज्यादा हो सके, लेकिन शोर मत मचाना। तुम ये पैसे लो, चायखाने के कहानीकारों के पास जाओ, सड़क के कलाकारों और इधर उधर भागने वाले लड़कों से कहो कि वे मेरी तरफ से कुछ बातें फैलाएं। बात फैलाना, एक बात सिखाओ और इनाम पाओ। जितनी जल्दी बात फैलेगी उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा। यह शराब तो बस स्वर्ग की देन है। इंसान को ऐसी शराब बार बार कहाँ नसीब होती है। जीवन में तियन शियान जुई का स्वाद न चखा तो वजीर बनने का भी क्या फायदा। तियन शियान जुई शराब खाना जल्द ही खुलने वाला है। 3 दिनों के भीतर मैं चाहता हूँ कि पूरी राजधानी की गलियों में सब इसी की चर्चा करें। पैसे कम पड़े तो लियोनेर से ले लेना। युवा स्वामी, चिंता न करें, सब काम पक्का हो जाएगा। युवा स्वामी, क्या हम जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं ये बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा? फिक्र मत करो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तमाशा आगे आगे देखो। लियोनेर, युवा स्वामी फिर से अजीब बातें करने लगे। फांग जिंगशेंग के परिवार का रिश्ता तुमने तोड़ दिया। फांग यांग कोई काम का नहीं है, उसे ताई शुए से भी निकाल दिया गया है। मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहती। पुराने फांग जिंगशेंग ने मेरे ऊपर उपकार किया था, उसी एहसान को चुकाने के लिए दोनों परिवारों ने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। अब जब हमारे परिवार ने खुद रिश्ता तोड़ा है तो बाहर बदनामी तो होगी ही। पिताजी, वो एहसान तो कब का लगभग खत्म हो चुका है। फांग यांग अभी ताई शुए से निकाला गया और अब अपनी संपत्ति गिरवी रख रहा है। फांग परिवार की जमीनें अगर बेटी की शादी वहां कर दी तो भविष्य में न जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। छोड़ो भी, इस फांग परिवार से हमने दुश्मनी मोल ले ली है। पिताजी, चिंता न करें, फांग परिवार का अब पतन शुरू हो चुका है। शी पिंग तो मेधावी छात्र है, भविष्य में उसे बड़ा पद मिलेगा, उसका भविष्य उज्जवल है। उस आवारा फांग यांग की तरह नहीं। तुम्हारी नजरों में बस शी पिंग ही है। फांग जिंगशेंग इस बार सीमा से लौटेंगे तो जरूरी नहीं कि महाराज उन्हें फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। तो फिर क्या हुआ? फांग यांग के पास अभी भी कुछ नहीं बचा है। 3 दिन बाद की काव्य गोष्ठी में अगर कोई बड़ा व्यक्ति आया तो शी पिंग की प्रतिभा उसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बड़ा दिन हो गया। शराब तैयार है। युवा स्वामी सब तैयार कर चुके हैं, लेकिन काव्य गोष्ठी में क्या वहां शराब नहीं होगी? तुम नहीं समझोगी। आज का दिन तियन शियान जुई के लिए पूरी राजधानी में नाम कमाने का मौका है। चलो निकलते हैं। फांग यांग, सोंग येरान तुमसे कुछ कहना चाहती है। हमारा रिश्ता टूट चुका है। इस बार गोष्ठी में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। मैं गोष्ठी में तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। मिस सोंग, इतनी गलतफहमी में मत रहो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कविता लिखनी आती है। कविता लिखना कौन सी बड़ी बात है? दुनिया मुझे आवारा समझती है, पर मेरे मन में क्या है ये कितने लोग जानते हैं। रास्ता छोड़ो, मेरे रास्ते में मत आओ। दूर से देखो तो पत्थर बड़ा लगता है, पास से देखो तो और भी बड़ा, लेकिन यह तो लोगों को उकसाने वाली बात है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सोंग साहिबा, आपने व्यर्थ ही कष्ट किया।
फांग साहिब, चूंकि आप इतने ज्ञानी हैं, तो आज कमल के विषय पर क्या आप भाग लेंगे? जरूर, लेकिन कविता हो और मदिरा न हो तो चर्चा का कोई अर्थ नहीं। मदिरा तो है ही, यह बेहतरीन मेई हुआ प्लम ब्लॉसम वाइन है। यह फांग साहिब को निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध कर देगी। तो फिर चलिए चलकर देखते हैं। नील जल में कमल की सुगंध, मंद हवा में पत्ते लहराते हैं, कीचड़ में रहकर भी अछूता, पवित्रता और सुगंध का संगम। फांग यांग, अगर समझ नहीं आ रहा तो एक तरफ हट जाओ, यहाँ महफिल का मजा खराब मत करो। सोंग साहिबा, आप तो बस ताना मारना जानती है, मुंह बंद करके उपहास करना, इस तरह की बातें करना सभ्य तो नहीं लगता। तुम फांग साहिब, अगर आप सहमत नहीं है तो क्यों न आप भी एक कविता सुना दें। शीए साहिब, पहले आप ही शुरुआत करें, वरना अगर मेरी कविता सामने आ गई तो डर है कि शीए साहिब को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं ही अपनी तुच्छ रचना प्रस्तुत करता हूँ। नील जल में कमल धीरे से झूमते हैं, मंद हवा चेहरे पर सुगंध बिखेरती है। खड़ी है वह सुंदरी अपनी अदाओं के साथ, नृत्य करती हुई अपनी मोहक भंगिमाओं में। कवि अपनी कलम से काव्य छोड़ जाते हैं, चित्रकार अपनी तूलिका से सुंदरता उकेरते हैं। इस अद्भुत सौंदर्य को कौन समझ सकता है? केवल ज्ञानी ही इसका अर्थ जानते हैं। फांग साहिब, मैंने अपनी तुच्छ रचना प्रस्तुत की। सच में यह कुछ अधिक ही तुच्छ थी। क्या आप भी शीए साहिब की कविता का मूल्यांकन कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो बस सच कह रहा हूं। क्या आप सभी सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते? तो फिर फांग साहिब, अपनी श्रेष्ठ रचना सुनाइए। जरूर, मदिरा लाओ। यह मदिरा तो बहुत फीकी है, इसमें वह जोश और गहराई नहीं है। फांग यांग, यह शीए साहिब के घर की सबसे बेहतरीन मदिरा है, राजधानी में इसका कोई सानी नहीं है। अच्छी मदिरा में सुगंध और जोश का होना जरूरी है। यह मदिरा तो बस नाम की है, स्वाद में बहुत कमी है। राजधानी में तो यह मशहूर है कि अगर जीवन में तियन शियान जुई का स्वाद नहीं चखा तो प्रधानमंत्री बनने का भी क्या लाभ। तुम्हारे पास तो स्वर्ण, तुम्हारी शराब की दुकान तो अभी खुली भी नहीं है, तुम्हारे पास यह मदिरा कहाँ से आई? जाने भी दो, मैं तो बस तुम्हारी तियन शियान जुई चखना चाहता था, सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास है ही नहीं। अच्छा हुआ कि मैं खुद साथ लाया हूँ। सभी साहिबों के प्याले भर दो, वयोवृद्धों के प्याले भी भर दिए जाए। फांग यांग, क्या तुम यहाँ कविता सुनाने आए हो? साफ लग रहा है कि तुम तो बस अपनी मदिरा बेचने आए हो। मदिरा का आनंद तो तियन शियान जुई के साथ ही है। तियन शियान जुई और कविता का मेल ही सबसे उत्तम है। फांग साहिब, आपकी कविता कहाँ है? वह तो है ही। शीए साहिब, पहले प्याले की मदिरा तो चखिए। महाराज, क्या यह कविता प्रतियोगिता नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फांग यांग यहाँ मदिरा बेच रहा है। महसूस करने की जरूरत नहीं है, वह सच में मदिरा ही बेच रहा है। बस यह देखना है कि इस मदिरा का स्वाद कैसा है। यह वाकई उत्सुकता जगाने वाला है। शीए साहिब, दाचू साम्राज्य के भीतर कमल कहाँ सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर खिलते हैं? बेशक, वेस्ट लेक पश्चिमी झील में कमल के पत्ते आसमान तक फैले हैं, जहाँ तक देखो बस हरियाली ही हरियाली है। तो मेरी यह कविता शीए भाई द्वारा बताए गए वेस्ट लेक को समर्पित है। आखिरकार छठे महीने की वेस्ट लेक का नजारा बाकी मौसमों से बिल्कुल अलग होता है। आसमान छूते कमल के पत्ते अनंत नीलिमा लिए हैं, सूरज की रोशनी में कमल के फूल अनोखी लालिमा बिखेरते हैं। वाह, आसमान छूते कमल के पत्ते अनंत नीलिमा लिए हैं, सूरज की रोशनी में कमल के फूल अनोखी लालिमा बिखेरते हैं। सीधे तौर पर कमल और उसके पत्तों की सुंदरता को जीवंत कर दिया।
छोटी बच्ची, तुमने तो तियन शियान जुई स्वर्गीय नशा परोस दिया। हाँ हाँ, जल्दी चखो। सोचा न था कि मुझे कभी ऐसी शराब चखने को मिलेगी जिसके सामने प्रधानमंत्री की शराब भी फीकी लगे। पता नहीं इसे कहां से मंगवाया जाए यह शराब। आदरणीय सज्जनों, चिंता न करें, यह शराब हमने पहले से ऑर्डर कर रखी है। यदि आप सभी खरीदना चाहें तो पहले से बुकिंग कर सकते हैं। जब तियन शियान जुई शराब खाना खुलेगा तब आप इसे ले जा सकेंगे। उद्घाटन के अवसर पर विशेष उपहार भी होंगे। चूंकि मेरी कविता आज की महफिल में सबसे बेहतरीन रही, तो क्या यह संभव है कि अगला विषय मैं चुनूं? फांग भाई, आप ही शुरुआत करें। तो फिर चलिए, शिए भाई की प्लम ब्लॉसम वाइन, बेर के फूलों की शराब और मेरी तियन शियान जुई को विषय बनाकर कविता कहें, कैसा रहेगा? महाराज, यह लड़का लगता है फिर से शिए विद्वान को अपनी बातों में उलझा रहा है। ऐसा नहीं है, शिए परिवार सदियों पुराना प्रतिष्ठित घराना है। उनकी गहराई बहुत है, वे शायद ही बुरा मानेंगे। ठंडी हवा में बर्फ गिर रही है। अकेले बेर के फूल अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। चांदनी में जेड़ की बांसुरी बज रही है। शराब की खुशबू हवा में तैर रही है। वाह शिए भाई, यह बेर के फूलों की अकड़ और आप में क्या अंतर है? मान गए। शिए भाई ने बर्फ पर बहुत खूब लिखा है, तो मुझे भी विषय से भटकना नहीं चाहिए। कविता और छंद, इनके बिना मजा कहा। तो मैं एक छंद सुनाता हूं। सुबह उठकर चित्रशाला में बर्फ के फूलों को गले लगाया, पर्दे उठाकर शुभ संकेतों को देखा। चमकदार रंग दूर तक आंगन में बिखरे हैं। धुआं उठ रहा है, खुशबू महक रही है। साधारण घास में भी जेड़ की चमक है। शायद यह किसी देवता का नशा है। बादलों को बिखेर कर रख दिया। क्या खूब कहा। शायद यह किसी देवता का नशा है। बादलों को बिखेर कर रख दिया। सच में बहुत बेहतरीन छंद है। फांग यांग में इतनी प्रतिभा कब से आ गई? बहन, तुम मेरा इंतजार करो। यह लड़का हर काम बहुत सोच समझ कर करता है। शायद वह वाकई तुम्हारी मदद कर सके। सच में। आप सभी तो असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। सिर्फ कविता पर चर्चा करना क्या उबाऊ नहीं होगा? मेरे पास एक और बात है। क्या आप सभी की राय सुनना चाहेंगे? दो बेहतरीन कविताएं लिखने वाले फांग यांग भाई बिना सुने ही जा रहे हैं। नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ काम है। काम तो बाद में भी हो सकता है, बस थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, तो फिर मैं सुनता हूँ। मैं चू युए हूँ। बेईमान के दूत राजधानी आए हैं। वे चाहते हैं कि दाचू की राजकुमारी उनसे विवाह करे और वे दाचू से कर नजराना भी मांग रहे हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है? शांति आसानी से नहीं मिलती। हमें बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। कर के बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन राजकुमारी का विवाह किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। फांग कुमार, क्या आपकी कोई राय है? राय तो क्या कहूँ, बस इतना ही कि देश और इंसान एक जैसे होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत स्वाभिमान की होती है। अगर स्वाभिमान न हो तो इंसान खड़ा नहीं रह सकता और देश भी टिक नहीं सकता। हमारा दाचू कभी राजकुमारी के विवाह पर निर्भर नहीं रहा ताकि शांति बनी रहे। इंसान का अपना सम्मान होता है और देश का अपना गौरव। एक देश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्राट देश की सीमाओं की रक्षा करे और राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे, न विवाह के सहारे, न कर देकर, न जमीन काटकर और न ही अधीनता स्वीकार करके। कुमार की ये बातें मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया, लेकिन दरबार में कुछ लोग सम्राट को सलाह दे रहे हैं कि विवाह के लिए मान जाएं। सिर्फ एक राजकुमारी के बदले
पूरे साम्राज्य में शांति चाहते हैं। तो फिर जो लोग यह सुझाव दे रहे हैं उन्हें खुद इसके परिणाम भुगतने चाहिए। जब मुसीबत खुद पर आती है तभी उन्हें पता चलता है कि ये बातें करना कितना आसान है। अरे वाह, क्या ये राजधानी के मशहूर फांग यांग कुमार नहीं है? आज सॉन्ग सुंदरी के पीछे नहीं घूम रहे, यहाँ कैसे आ गए? लियनेर, अपने जूते देखो। युवा स्वामी, क्या हुआ? अजीब है, कुछ भी तो नहीं कुचला। कानों में अचानक इतना शोर क्यों है? तुम झगड़ा करना चाहते हो? अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, अब इतनी जल्दी पीछे हट रहे हो। एक रईस का बेटा मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। याद रखना, मेरे पिताजी फांग जिंगशेंग चेंग गो गोंग है। सीमा पर तैनात एक चेंग गो गोंग के बेटे से उलझने में क्या रखा है? देखा, सामने ही मेरा शराब खाना है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुकान कितने दिन चलती है। क्या इत्तेफाक है शिपिंग, मेरा तियन शियान जुई शराब खाना कल ही खुल रहा है। घबराहट तो तुम्हें ही हो रही होगी। हा 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 हा। तियन शियान जुई, बाहर जो अफवाहें उड़ रही हैं, वो पक्का तुमने ही फैलाई हैं। फांग यांग, तुम सच में बहुत बचकाने हो। मेरे शिपिंग परिवार की शराब राजधानी की पुरानी और भरोसेमंद पहचान है। तुम अभी भी चाहते हो कि मैं शिए परिवार की दुकान बंद करवा दूं? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा रिश्ता टूट गया है? हा हा हा। यह कौन नहीं जानता, सॉन्ग परिवार की युवा मिस्ट काफी समय से चोई जुआन्युआन के करीब है। जब तुम्हें ताई शुए से निकाला गया तभी सॉन्ग परिवार ने रिश्ता तोड़ने की तैयारी कर ली थी। टूट गया तो टूट गया। मैं देश के सम्मानित कुलीन का बेटा हूँ। मेरे लिए कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस अपनी जुबान चलाते रहो। मैं यह देखने का इंतजार करूंगा कि यह मधुशाला कैसे बंद होती है। युवा स्वामी, शिए परिवार का शराब का कारोबार पूरे राजधानी में प्रसिद्ध है। क्या हमें कोई दूसरा व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, यह शराब तो मैं ही बेचूंगा। शिपिंग, तुम देर से आए हो। सजा के तौर पर 3 जाम पियो। हा हा हा। सज्जनों, कल एक बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। फांग यांग फिर से व्यापार कर रहा है। इस बार वह शराब बेच रहा है और उसका नाम तियन शियान जुई रखा है। वह कहावत की जीवन में तियन शियान जुई नहीं चखा तो प्रधानमंत्री बनना भी व्यर्थ है, उसी ने फैलाई है। हा 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 हा। बिल्कुल सही। तो कल हमें जाकर देखना ही होगा। इस राजधानी में अगर हमारे शिए परिवार की शराब दूसरे नंबर पर है तो कोई भी पहले नंबर पर होने का दावा नहीं कर सकता। कल हम सब साथ चलेंगे। मैं उसे सबके सामने नीचा दिखाऊंगा। तुम कहते हो कि ये दोनों कविताएं फांग यांग ने लिखी हैं? यह फांग यांग, लगता है उसमें कुछ तो बात है। पिताजी, यह कविता निश्चित रूप से उसने खुद नहीं लिखी होगी। अगर वह सचमुच इतना प्रतिभाशाली होता तो उसे क्या जरूरत थी इतने सालों तक एक आवारा बनकर रहने की? जरूरी नहीं है। भले ही इसे किसी और ने न लिखा हो तो भी इसे पैसे देकर खरीदा गया होगा। वह तो ताई शुए में भी नहीं टिक सका। वह कभी भी ऐसी 2 कविताएं नहीं लिख सकता। लियने, चलो, आज मधुशाला का उद्घाटन है। युवा स्वामी,
दुकान तो कल ही किराए पर ली थी और आज ही उद्घाटन कर रहे हैं। क्या यह कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? मेज और कुर्सियां तैयार है, बोर्ड टंग चुका है और रसोईया भी आ गया है। सब कुछ तैयार है। क्या हमें किसी से शुभ मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए? शराब अच्छी हो तो ग्राहक खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। आज से मैं चाहता हूं कि राजधानी का सारा पैसा फांग परिवार की दुकान में बरसने लगे। तो यही है वह चर्चित तियन शियान जुई। जीवन में तियन शियान जुई नहीं चखा तो प्रधानमंत्री बनना भी व्यर्थ है। सोचा नहीं था कि यह पूर्वी बाजार में खुलेगी। युवा स्वामी, क्या अब हम काम शुरू करें? शुरू करो। आप सभी यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से आप सबने सुना ही होगा तियन शियान जुई। यह शराब एक गुप्त विधि से तैयार की गई है। आज से यह राजधानी की सबसे बेहतरीन और अनोखी शराब होगी। यहीं पर बकवास। सब लोग इसकी बातों में मत आना। यह लड़का चेंग गो गोंग का बेटा फांग यांग है, राजधानी का मशहूर आवारा। अगर इसे शराब बनाना आता है तो सूरज पश्चिम से निकल आएगा। यह शराब खाना सच में फांग यांग का है। क्या यह शराब पीने लायक भी होगी? तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमारे युवा स्वामी वैसे नहीं है जैसा तुम लोग कह रहे हो। लियनेर, शिएपिंग, आज मेरे शराब खाने का उद्घाटन है। तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। क्या सबके सामने मेरा बोर्ड तोड़ना चाहते हो? मेरी यह शराब एक गुप्त विधि से बनी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे? आओ। शर्त लगाते हैं कि मेरा तियन शियान जुई और तुम्हारे शिए परिवार की शराब में कौन बेहतर है? फांग यांग, तुम सच में अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। हमारे शिए परिवार की शराब राजधानी में कौन नहीं जानता। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबके सामने अपनी गलती माननी होगी और भविष्य में जब भी तियन शियान जुई देखो तो रास्ता बदल कर चलना। शिए युवा स्वामी, चिंता मत करो। कुछ ही दिनों की मेहनत में यह भला क्या अच्छी शराब बना पाएगा। ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तियन शियान जुई मेरी शराब से बेहतर नहीं है। और भविष्य में जब भी मेरा बोर्ड देखो तो खुद 3 कदम पीछे हट जाना। क्या तुम हिम्मत रखते हो? अगर डरते हो तो अभी सबके सामने मान लो। भविष्य में शिए युवा स्वामी को देखकर रास्ता बदल लेना। मंजूर है। जाओ शराब लेकर आओ। युवा स्वामी निश्चिंत रहें। थोड़ी देर में शर्मिंदा होने वाला मैं नहीं हूं। अच्छा हुआ कि सगाई टूट गई। अगर आज यह बेइज्जत हुआ तो मुझे भी लोग हंसी का पात्र बनाएंगे। फांग यांग, तुम मुकाबला कैसे करना चाहते हो? 10 वयस्क शराब चखने वालों को चुनते हैं। पीने के बाद सबके सामने फैसला करेंगे कि किसकी शराब बेहतर है। ठीक है, हारने के बाद मुकरना मत। यही बात मैं शिए युवा स्वामी से कहता हूँ। मुझे चुन लो। मैं भी चख सकता हूँ। मेरे जीतने के बाद तुम्हें एक प्याला और इनाम में दूंगा। सच में? पहले नियमों के अनुसार चलते हैं। जिसकी शराब अच्छी हो बस वही कहेंगे। आज सबके सामने कोई भी अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा। तो पहले इसे चखते हैं। यह मेरे शिए परिवार की बाई रिजुई है। कितनी खुशबूदार है। वाकई योंग पिंग हाओ हवेली की बाई रिजुई लाजवाब है। यह शराब
मेरे शीये परिवार का गौरव है। बेहतरीन शराब, स्वाद में सुगंधित और गाढ़ी, सच में बहुत उम्दा शराब है। फांग युवा स्वामी, अब आपकी बारी है। शराब परोसिए। तियन शियानजुई, इस शराब की बस महक ही आम शराब से बिल्कुल अलग है, तभी तो इसका नाम तियन शियानजुई है। फांग यांग, जरा देखो तो इसकी प्रतिक्रिया, लगता है इसे स्वाद कुछ अलग लगा। बेहतरीन शराब, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी शराब का स्वाद पहली बार चखा है। युवा स्वामी, उन्हें क्या हो गया है? इंतजार करो और देखो। अब फैसला होगा कि किसकी शराब बेहतर है। बेशक तियन शियानजुई ही बेहतर है, भले ही बैरी जुई अच्छी हो, पर इसके सामने उसका स्वाद फीका पड़ गया। लड़के, जो शर्त लगी थी उससे पीछे नहीं हट सकते। मैं भी तियन शियानजुई को ही चुनता हूं। ऐसी कड़क शराब पूरे दाचू में कहीं नहीं मिलेगी। फांग यांग वाकई जीत गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शिपिंग, जब से मैंने अपनी दुकान खोली है तुम हर कदम पर मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। अब जब मैं जीत गया हूं तो शर्त पूरी करने का समय आ गया है। फांग यांग, जो भी कहना है तमीज से कहो। ठीक है, तो फिर सबके सामने साफ साफ कह दो, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। मेरे पिता एक रईस हैं, मेरे पिता भी एक राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन आज मुकाबला शराब का है, खानदान का नहीं। अभी तुमने सबके सामने वादा किया था, हार स्वीकार करो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। शिये महोदय, कहीं तुम मुकरने की तो नहीं सोच रहे? अगर आप लोग बीच में आना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप हार मान रहे हैं। शिये महोदय, क्या आप हार नहीं पचा पा रहे? तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसे स्वीकार करूं? पहली बात, सबके सामने स्वीकार करो कि तियन शियानजुई बैरी जुई से बेहतर है। दूसरी बात, आज जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। तीसरी बात, भविष्य में जब भी तियन शियानजुई के पास से गुजरो तो रास्ता बदल कर जाना। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो हम बाजार के अधिकारियों को बुला लेते हैं और यहाँ मौजूद लोगों से ही फैसला करवा लेते हैं। शर्त हारी है तो हार मानो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शिये महोदय, अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही वादा किया था। आज की शराब प्रतियोगिता में मैं हार गया। तियन शियानजुई वाकई बैरी जुई से बेहतर है। रही बात हर जाने की, अगर अभी पैसे नहीं है तो मेरे किसी नौकर को दे देना, बाद में चुका देना, मैं हर जाना भर दूंगा। लिख कर दो। साफ साफ लिखो ताकि बाद में मुकर ना सको। फांग यांग, इतनी जल्दी खुश मत हो। शिये महोदय, संभल कर जाना। भविष्य में जब भी तियन शियानजुई के पास से गुजरो तो रास्ता बदल कर जाना, याद रखना। फांग यांग, यह क्या कर रहे हो? वह योंग पिंग हॉक का बेटा है। तुम जीत तो चुके हो, इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस उसे शर्त पूरी करने के लिए कह रहा था। तुम हमेशा ही इतने आक्रामक क्यों रहते हो? जल्दी से कुछ मीठी बातें कहो, बस यहीं तक। मीठी बातें में? हाँ, तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया। लिखावट संभाल कर रखो, आज उद्घाटन सामान्य रूप से होगा, अतिथि क्रमवार बैठें। फांग यांग, अक्सर जब मैं उसे इस तरह देखता हूं तो वह तुरंत झुक जाता है।
मिस सॉन्ग, अगर आप शराब पीने आई है तो स्वागत है, लेकिन अगर मुझे सिखाने आई हैं तो रहने दीजिए। तुम दूसरों पर इतना दबाव क्यों डालती हो? और उन लोगों में जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हैं, क्या फर्क रह गया? जिद। मिस सॉन्ग, क्या आप भूल गई कल की काव्य गोष्ठी में इनाम किसने जीता था? तुमने तो बस कहीं से 2 कविताएं चुरा ली थी, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? कलम और स्याही लाओ। आज तियन शियान जुई का उद्घाटन है। अगर किसी को शक है मेरी प्रतिभा और चरित्र पर, तो मैं 6 पंक्तियां लिखता हूं। जो कोई भी इसका उत्तर दे पाएगा वह भविष्य में तियन शियान जुई में मुफ्त में भोजन करेगा। शराब के लिए नियम के अनुसार भुगतान करना होगा। चित्र में कमल और भिक्षु का चित्रण। चित्र। मिस सॉन्ग, आपने कहा मैं आवारा हूं, और यह भी कि मैंने चोरी की है। पता नहीं इस पंक्ति का क्या आप उत्तर दे पाएंगी? इस लिखावट में बहुत धार है। यह किसी आवारा लड़के की रचना तो नहीं लगती। मिस सॉन्ग, अगर आप उत्तर दे सके तो न केवल शराब मुफ्त होगी, बल्कि शेपिंग मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। सुनना है तो सुनो, वरना रहने दो। आप में से कौन इसका उत्तर दे सकता है? आज के बाद जो भी मेरे तियन शियान जुई में आएगा, शराब मुफ्त होगी। वो सामने वाले विद्वान जो अभी सबसे आगे थे, अब चुप क्यों हो? हम इस पंक्ति का उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर नहीं दे सकते तो भीड़ क्यों लगा रखी है? यह पंक्ति इतनी आसान नहीं है। विश्वास नहीं, इसे उल्टा पढ़ो। चित्र। चित्र। चित्र में कमल और भिक्षु का चित्रण। आंख। अद्भुत, यह तो वाकई उल्टा पढ़ा जा सकता है। उत्तर न दे सको तो कोई बात नहीं। जो कोई भी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को लाएगा और वो उत्तर दे देगा, तो लाने वाले को शराब आधी कीमत पर मिलेगी, और आगे जो लाएगा उसे भी वैसी ही छूट मिलेगी। चित्र। तुम्हें मेरी शराब चाहिए भिक्षु, मुझे तुम्हारा मुफ्त प्रचार चाहिए कमल। मुनाफा पक्का, नुकसान नहीं। फांग यांग, क्या ये बस आम लोग नहीं हैं जो तुम्हारी शराब खरीदना चाहते हैं? हमारे शिये परिवार की शराब सिर्फ उच्च वर्ग के लिए है। शिये पिंग, तुम तो बिल्कुल उस मरे हुए बत्तख की तरह हो जिसकी बस जुबान ही अकड़ी रहती है। तुम मेरा तियन शियान जुई, यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। कुलीन वर्ग भी मेरे मुरीद होंगे। मजाक है क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी घटिया शराब कोई पिएगा? शिये पिंग, तियन शियान जुई के 10 घड़े चाहिए। शांदोंग बाई मिंग, तियन शियान जुई के 20 घड़े चाहिए। बाई शुई वांग बाओ, तियन शियान जुई के 15 घड़े चाहिए। शिये पिंग और वांग बाओ, ये तीनों तो महान विद्वान हैं। शिये युवा स्वामी को घर ले जाओ। शर्त, आज जो कुछ भी हुआ सब बाहर फैला दो। तुम लोग फांग जिंगशेंग के घर के लोग बहुत बड़ी हिम्मत कर रहे हो। सम्राट के शहर में किसी को बंधक बनाने की हिम्मत। अगर आज मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं पक्का सम्राट से तुम्हारी शिकायत करूंगा। हुजूर, गुस्सा थूक दीजिए, हमारे युवा स्वामी अभी आते ही होंगे। ठीक है। फांग जिंगशेंग ने वाकई एक बहुत अच्छा बेटा पाला है। तारीफ के लिए शुक्रिया। योंग पिंग हाउस से तो यह बेटा कहीं बेहतर है। आज की ये हरकत मैं सम्राट के सामने जरूर रखूंगा। तुम और तुम्हारे पिता कोई नहीं बच पाएगा। बाहर निकलकर बाएं मुड़ो। झुकवे स्ट्रीट पर सीधा जाओगे तो राजमहल आ जाएगा।
तुम्हारे बेटे ने जो किया है राजधानी के हर नागरिक ने देखा है। मुझे यकीन नहीं होता तुम अपनी गलत बात को भी सही साबित कर सकते हो। बड़ी हिम्मत है। अगर योंगपिंग हाउस के मालिक बात करने आए हैं तो हम आराम से बात करेंगे, लेकिन अगर धौंस जमाने आए हो तो यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, पैसे दो। तुमने मेरे बेटे को बंधक बनाया और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हो। यह हर्जाना है। उसने मेरे काम में बाधा डाली, मेरे व्यापार का नुकसान हुआ है। सपना देख रहे हो क्या? तो फिर ये युवा स्वामी को मेरे घर में ही रहने दो, झाड़ू पोछा करेंगे। पहले इन्हें कोठरी में बंद करो। रुको, ये पैसे मैं देता हूं, पूरे 500 सिक्के। इतनी आसानी से 500 सिक्के? तुलना करें तो मेरा घर वाकई बहुत गरीब है। इन्हें छोड़ दो। अभी भी क्या खड़े देख रहे हो? किसने कहा था इन्हें पकड़ने को? छोड़ दो इन्हें। इस मामले की शिकायत मैं सम्राट से जरूर करूंगा। योंगपिंग हाउस के मालिक, आप बेझिझक शिकायत करें। शिए भाई, जब भी समय मिले घर आना। युवा स्वामी, क्या योंगपिंग हाउस के मालिक सच में सम्राट के पास शिकायत करने जाएंगे? जाने दो, जो करना है करने दो। तियन शियान जुई को चिंता थी कि हम ऊंचे तबके के लोगों में जगह नहीं बना पा रहे। जितना बड़ा हंगामा होगा उतना ही अच्छा असर होगा। युवा स्वामी, आप तो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। निश्चिंत रहो, मेरे पिता अभी बाहर हैं। सम्राट के लिए जान देना जब तक मुझे न करना पड़े। सिर कटने जैसा बड़ा काम। फिलहाल कोई मुसीबत नहीं आएगी। बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, आप इसे देखिए। चित्र में कमल और भिक्षु। यह पंक्तियां तो लाजवाब है। मेरी बेटी आखिर कैसे इतनी बेहतरीन तुकबंदी सोच सकती है? सच में तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। पिताजी, यह मैंने नहीं लिखा है। तुमने नहीं? क्या यह सुई सुप्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है? वह भी नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? फांग यांग। क्या? पहले तो 2 कविताएं जो युगों युगों तक याद रखी जाएंगी, और अब यह कालजी तुकबंदी। यह लड़का वाकई साधारण नहीं है। पिताजी, जरा इन अक्षरों को भी देखिए। पतली लिखावट, अद्भुत और तीक्ष्ण, बेमिसाल, तेज और स्पष्ट। सिर्फ इन अक्षरों को देखकर ही यह लड़का इस युग का महान विद्वान है। सच में यह तो बड़ी चूक हो गई। सगाई तोड़ना थोड़ी जल्दबाजी थी। लू और हेदोंग प्रांत में भारी आपदा आई है। बेईमान फिर से मांग कर रहा है कि हमारी राजकुमारी को उनके यहाँ ब्याह दिया जाए। वे चाय, नमक, लोहा और रेशम भी मांग रहे हैं, और हर्जाने के तौर पर 10 लाख चांदी के सिक्के। महाराज, आप चिंता न करें, सभी अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ सुलझ जाएगा। सभी अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे खुद सीमा की सुरक्षा देखनी होगी। पूरे दरबार में कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। अंत में फांग जिंगशिंग ने ही मेरी लाज बचाई। महाराज, युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने दो। पिताजी, मैंने एक नई लिखावट का अभ्यास किया है। कृपया इसे देखकर अपनी राय दें। क्या यह तुमने लिखा है? कल काव्य सभा में मेरी मुलाकात फांग यांग से हुई। फांग यांग, यह पंक्तियां उसी की कही हुई हैं। मुझे यह बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। सोचा न था कि फांग यांग, वह आवारा लड़का, इतना प्रतिभाशाली भी हो सकता है। तुम मुझे लिखावट दिखाने आए थे, है ना? पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या चांगले ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी नहीं, राजकुमारी ने मुझे नहीं भेजा है। चाहे जो भी हो, उस लड़की को जाकर बता देना। उससे कहना कि वह निश्चिंत रहे। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी महिला के सहारे शांति की भीख मांगनी पड़े। पिताजी, आप महान हैं। दिखावे की बातें कम करो। वांग बाओ, इस लिखावट को संभाल कर रखो। इसे यांगशिन महल में टांग दो। जी महाराज। महाराज, योंगपिंग शिएपिंग आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि फांग यांग मनमानी कर रहा है।
उसने उनके बेटे को अपमानित किया है और लोगों को लेकर फांग यांग के घर गया था। वह फांग जिंगशेंग के खिलाफ शिकायत करना चाहता है कि वे अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे हैं। फांग यांग की शिकायत, कानून की धज्जियां उड़ाना। उसे अंदर आने दो। शी पिंग महाराज को प्रणाम करता है। महाराज, आपको ही प्रजा के लिए निर्णय लेना होगा। राज्य के काम बहुत अधिक है। तुम मुझे ही सब संभालने को कह रहे हो। 2 रईस घरानों के बच्चों की ये तुच्छ बातें। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो रिपोर्ट मुझे दिखाओ। फूल। वांग बाओ, तुम भी बताओ, इन कुछ दिनों में फांग यांग ने आखिर किया क्या है? फांग यांग का आगे आना शी पिंग के साथ उसकी शर्त का नतीजा था। यह बात तो पूरी राजधानी में कब की फैल चुकी है। थोड़ी पूछताछ करने पर ही पता चल जाता। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा सका। यह मेरी भूल है। जानबूझकर सच छिपाने का इरादा नहीं था। क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान करने चले आए। योंग पिंग के शिएलिन बिना जांच पड़ताल किए मामले को रफा दफा कर दिया। 6 महीने का वेतन काट लो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो पद और उपाधि दोनों छीन ली जाएगी और उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। वो फांग यांग लड़का, उसने एक शराब खाना खोला है। जी हाँ महाराज। शाही अध्ययन कक्ष में सूचना भिजवा दो। दोपहर के भोजन के लिए कोई विशेष तैयारी न हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे लोग खुश हैं? मालिक, आज के सम्राट इतने मेहनती और प्रजाप्रेमी हैं, तो प्रजा खुश क्यों नहीं होगी? ये लिखावट कितनी प्रभावशाली है। पतली है पर इसमें दम है। सच में बहुत सुंदर लिखावट है। आपकी परख बहुत अच्छी है। क्या आप यहाँ भोजन करना चाहेंगे या फिर निजी कक्ष में? निजी कक्ष। यह लिखावट किसकी है? बेशक हमारे युवा स्वामी की है। ऊपर की पंक्ति भी उन्हीं ने लिखी है। जो कोई भी इसका सही जवाब देगा उसे भविष्य में तियन शियान जुई में आधी कीमत पर शराब मिलेगी। युवा स्वामी, मैं अभी समझ गया। जो भी सबसे अच्छा खाना पीना हो वो सब ले आइए। जी जनाब। तियन शियान जुई की एक बोतल 10 चांदी के सिक्के की होगी। ठीक है, ले आइए। तुम्हें इतना दुख हो रहा है। जो बातें तुमने मुझे नहीं बताई मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब मुझे बताओ। अच्छी शराब, अफवाहें फैलाना, काव्य गोष्ठी में शामिल होना, शराब का मुकाबला करना, लिखावट से नाम कमाना, एक एक कदम आगे बढ़ना। ये तो किसी बिगड़ैल औलाद जैसा नहीं लगता। यह शराब भी क्या आपके युवा स्वामी ने बनाई है? जी हाँ, हमारे युवा स्वामी को प्राचीन गुप्त विधि मिली थी, तभी तो तियन शियान जुई बन पाई। क्या कोई और शराब भी है? अभी के लिए सिर्फ यही एक है। जल्द ही नए उत्पाद भी आएंगे। आप भी चक्कर देखिए। गले में उतरते ही जैसे आग सी लग गई हो। आज तक कभी नहीं देखा कि कोई आवारा लड़का ऐसी शराब बना सके और ऐसी पंक्तियां लिख सके। क्या तुम्हें यह मुमकिन लगता है? पिताजी का कहना है कि उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। खैर, सवाल मत पूछो, पहले देख तो लो। युवा स्वामी, अनर्थ हो गया। शी पिंग के आदमी हमारी सारी शराब खरीदना चाहते हैं और ग्राहकों को भी भगा रहे हैं। बहुत खूब। ताई शुए में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और अब यहां आ धमके मेरी दुकान में दादागिरी दिखाने। युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा।
वो जो अभी सबसे पहले आगे आया था। तुम्हारा नाम क्या है? जी युवा स्वामी, मेरा नाम झांग लोंग है। आज से तुम टीम के लीडर हो। बाहर जाओ और दुकान की व्यवस्था बनाए रखो। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम मारपीट नहीं करेंगे? नियमों का पालन जुबान से किया जाता है, मुक्कों से नहीं। मु यिंग, तुम हो? बिल्कुल, मैं हूं। उन लोगों को जो मेरे ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं, एक तरफ ले जाओ। शराबी, मैं तो बस शराब खरीदने आया हूं। तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। तुम मेरी सारी शराब खरीदना चाहते हो और मेरे ग्राहकों को भगा रहे हो। तुमने मेरे नियमों को तोड़ दिया है। तियनशियानजुई में शराब सीमित है, तुम सब नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर तुम मेरी इस पहेली का जवाब दे सको तो आज की सीमा के अलावा मैं तुम्हें 10 घड़े और दूंगा। मैं पहेलियां सुलझाने में माहिर नहीं हूँ। क्यों न हम कविता का मुकाबला करें? ठीक है, विषय होगा शराब। अगर तुम जीते तो आज तुम्हें शराब पहले मिलेगी और अगर मैं जीता तो तुम्हें सबके सामने अपनी हार माननी होगी और 500 तांबे के सिक्के हर्जाना देना होगा मेरे व्यापार में बाधा डालने के लिए। मंजूर है। मैं शराब खरीदने आया हूँ। तो ठीक है, विषय शराब ही सही। मु यिंग, तुम पहले शुरुआत करो। नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मेरी कविता सुनते ही तुम्हारी प्रेरणा खत्म हो जाए। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। फूलों के बीच एक घड़ा शराब, अकेले पी रहा हूँ, कोई साथ नहीं। जाम उठाकर चांद को न्योता देता हूँ। मेरी परछाई के साथ हम 3 हो गए। चांद पीना नहीं जानता, परछाई मेरे पीछे पीछे चलती है। चांद और परछाई को साथी बनाकर वसंत का आनंद अभी ले लेना चाहिए। मैं गाता हूँ, चांद डगमगाता है। मैं नाचता हूँ, परछाई बिखर जाती है। होश में हम साथ आनंद लेते हैं, नशे में हम अलग हो जाते हैं। यह बंधन हमेशा बना रहे। आकाशगंगा में फिर मिलने का वादा है। वाह, क्या शानदार कविता है। अकेले शराब पीना, कोई साथ नहीं। मु यिंग, अब तुम्हारी बारी है। मैं हार गया। हर जाना हार स्वीकार है, बुरा नहीं है। शी पिंग से बेहतर है। आज की शराब हमेशा की तरह सीमित मात्रा में मिलेगी। खरीदना है तो कतार में लगो। मैं मानता हूं। युवा स्वामी, क्या आपने कल रात शराब पी थी? क्या शानदार कविता है। फूलों के बीच एक सुराही शराब, अकेले शराब पीना, कोई साथ नहीं। फांग यांग को ऊपर बुलाओ। जी। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? बैठो। तुम कौन हो? बाहर जो दोहे लिखे हैं, क्या तुमने लिखे हैं? मैंने नहीं लिखे। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लिखे हैं? उस लिखावट का कोई नाम है। शौजिन शैली। कोई बात नहीं, मैं पहले वापस जाता हूं। जो कहना है सीधे कहो। आज मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुमने मेरी क्या मदद की? योंग पिंग हो। विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी महाराज मुझे इस छोटी सी बात के लिए कठोर दंड नहीं देंगे। मेरे पिताजी सीमा पर गश्त की कठिन जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब तक मैं कोई बड़ा अपराध न करूं, कानून के खिलाफ कोई बड़ा काम न करूं, महाराज मुझे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और योंग पिंग हो, उसने जो कुछ भी किया है मैंने पहले ही लोगों में फैला दिया है। बस एक बार जांच हो जाए तो मुसीबत में वही फंसेगा। अगर शियलिन ने जिम्मेदारी लेने से मना न किया होता तो मेरे पिताजी को सीमा पर क्यों जाना पड़ता? मेरे पिताजी महाराज के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और शियलिन ने शिकायत कर दी। मैं तो बस एक जूनियर हूं। अगर महाराज सच का पता लगा ले तो उसे दंड मिलना तय है। बकवास। आज के महाराज सही और गलत को बखूबी समझते हैं। वे किसी के बहकावे में कैसे आ सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? जो है सो है। बाहर तो सब यही कहते हैं कि तुम निकम्मे हो।
परिवार का नाम डुबोने वाले। मुझे लगता है कि यह थोड़ा पक्षपाती है। वह तो, क्या मैं वाकई परिवार का नाम डुबोने वाला हूँ? मैं तो बस अपने पिताजी को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले तुमने योंगपिंग हो को नाराज किया, फिर तुमने किएम गो गोंग के महल को नाराज कर दिया। इसे कहते हैं पिताजी को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना। योंगपिंग हो पहले मुसीबत लेकर आया था, मैं सही था, किएम गो गोंग के उत्तराधिकारी। वहां मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, बस कविता में हार मान ली। इसे नाराजगी कैसे कह सकते हैं? यह बात भी सही है। योंगपिंग हो को 6 महीने की सजा मिली है, लेकिन महाराज दोनों पक्षों को सजा देने की तैयारी में है। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सजा क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी सजा मिलेगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। यदि आज तुम मुझे संतुष्ट कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं फांग यांग भले ही धन का लोभी हूँ, पर कभी अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा। उम्र तो अभी कम है, पर दिमाग बहुत तेज है। मैं तो बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहले ही कह देते, ज़मीर बेचने की बात न हो तो बाकी जो पूछना है पूछो। तुम कह रहे थे कि सुपिंग महाराज को धोखा दे रहा है। बाहर के हालात का पता नहीं है, दरबार में निरीक्षण करने वाले अधिकारी तो हैं। अधिकारियों का काम देश की निगरानी करना है, पर अगर कोई शक्तिशाली लोगों के इशारों पर नाचे तो महाराज जो देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए ताकि महाराज को अंधेरे में न रखा जाए? महाराज को अपने खुद के कान और आंख चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें वो देखना होगा जो आम जनता का सच है। दरबार की असलियत जानने के लिए दरबार मुश्किल में है। 2 प्रांतों में अकाल और तबाही मची है। बेईमान फिर से जबरन वसूली और शांति समझौते की मांग कर रहे हैं। फिर और काम के लिए पैसा कहां से आएगा? जमीनें तो रईस परिवारों ने हड़प ली है। दरबार के पास पैसा हो तो अचरज की बात है। तुमने अभी क्या कहा? उसने कह दिया, अभी पता नहीं कि सामने वाला कौन है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो सीमा पर तैनात मेरे पिता और मुझे मुसीबत हो जाएगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप ही सुप्रिंस शुवांग है ना? क्या सच में? अगर ऐसा है तो महाराज के सामने मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आपकी यह कृपा हमारा फांग परिवार लेने की हिम्मत नहीं करता। महाराज मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और फिर अपने पिता को पत्र लिखूंगा। अपने पिता को पत्र? मैं पहले सजा भुगतूंगा। जब मेरे पिता को पत्र मिलेगा तो वे जरूर जवाब देंगे। तब महाराज को मेरे पिता के प्रति पछतावा होगा। जब मेरे पिता सुरक्षित लौट आएंगे तो उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने कब कहा कि मैं सुप्रिंस हूँ? आप महाराज के सामने बोल सकते हैं। साथ में अंगरक्षक है, कमर पर सुनहरी बेल्ट बंधी है। राजधानी में शाही रिश्तेदार बहुत है, पर जो महाराज का फैसला बदल सके वो सिर्फ सुप्रिंस ही हो सकते हैं। तुमने आधा सच कहा है। मैं शाही रिश्तेदार हूं, यह सच है, पर मैं सुप्रिंस बिल्कुल नहीं हूं। सुप्रिंस तो बहुत सेहतमंद है, क्या पता, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो अब बताओ, अभी जो तुमने कहा उसका असल में क्या मतलब था? मैं भूल गया। तो यह बात हमेशा तुम्हारी ही कही हुई होगी, है ना? सही कहा। दाचू की स्थापना को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक किसी भी सम्राट ने राजकुमारी के विवाह से शांति नहीं खरीदी है। मुझे लगता है यह सही है। कहना तो आसान है, पर करना बहुत कठिन। विवाह का प्रस्ताव नामुमकिन है, लेकिन दरबार के सभी अधिकारी यही सोचते हैं कि कुछ धन देकर बेईमान को शांत किया जा सकता है ताकि सेना तैयार करने का समय मिल सके। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ली एर की तरह आसान है और तुम एक संधि की बात कर रहे हो? क्या इस दुनिया में कोई दातांग नहीं है? समझाने का मन नहीं है? कागज और कलम लाओ, तुम्हें एक लेख लिख कर देता हूं। छह राज्यों का विश्लेषण। 6 राज्यों का पतन सेना की कमजोरी के कारण नहीं था, न ही युद्ध कौशल की कमी से, बल्कि उनकी गलती थी किन को रिश्वत देना।
रिश्वत देने से उनकी शक्ति कम होती गई। यही उनके विनाश का मार्ग बना। आज 5 शहर दे दिए, कल 10 शहर देने पड़ेंगे, परसों फिर 10 शहर देने पड़ेंगे और अंत में एक रात की शांति भी नसीब नहीं होगी। चारों तरफ देखो, किन की सेना पहले ही दरवाजे पर खड़ी है। जमीन देकर किन को खुश करना। आग बुझाने के लिए लकड़ी डालने जैसा है। लकड़ी खत्म नहीं होगी तो आग भी नहीं बुझेगी। जो देश के शासक हैं, उन्हें इस तरह के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। शराब लाओ। पियो। अगर दुनिया इतनी बड़ी है तो उसे जीतना होगा। 6 राज्यों के पतन की कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है। युवा स्वामी। शराब का नशा चढ़ गया है और आपने बहुत जल्दबाजी में लिखा है। शायद कोई बाधा ना आए। जो शराब आप लाए हैं वह हमारी आम शराब से बिल्कुल अलग है। मालिक को जो चाहिए वह दुकान में सबसे तेज नशा देने वाली एक बोतल है। वांग बाओ, वांग बाओ। क्या तुम्हें लगता है फांग यांग का बिगड़ैल होने का नाटक वास्तव में सिर्फ इसलिए है ताकि वह अपने पिता को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सके? यह छोड़ो भी, यह 6 राज्यों का विश्लेषण साबित करने के लिए काफी है कि फांग यांग बिल्कुल भी अज्ञानी नहीं है। सोंग परिवार को इस बार बहुत पछतावा होगा। सोंग परिवार की बेटी मेरी चांगले की तुलना में कैसी है? महाराज, यह घरेलू गौरिया फीनिक्स की बराबरी कैसे कर सकती है? तुम बूढ़े नौकर बड़ी अच्छी बातें करते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। कोई सूचना है? कोई बात नहीं, दरबार समाप्त। महाराज, बेईमान के दूत फिर से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। उन्हें दरबार में बुलाओ। महाराज, हमारे खान राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और साथ ही उपहारों की मांग भी पूरी होनी चाहिए। अगर बहुत देर हुई तो बेईमान की सेना किसी भी दिन हमारे दरवाजे पर होगी। हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि दाचू में कोई नहीं बचा है? अगर इतनी हिम्मत है तो युद्ध शुरू करो। दाचू के महाराज, बेईमान शांति की कामना करता है, राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। यह शांति का एक प्रस्ताव है। आप सभी मंत्रियों का इस पर क्या विचार है? महाराज, शांति दोनों देशों के लिए हितकारी है, लेकिन बेईमान की मांगे बहुत अधिक है। हमें फिर से विचार करना चाहिए। महाराज, बेईमान की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। दाचू और बेईमान के बीच युद्ध तो निश्चित है, फिर झुकने की क्या आवश्यकता है? महाराज, नजराना देना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर इसे राजकुमारी का दहेज मान लिया जाए, साथ में धन धान्य और कीमती वस्तुएं भेज दी जाएं, और बेईमान भी उपहार भेजे, तो नाम के लिए यह बात सही लगेगी। यह एक अच्छा सुझाव है। नजराना शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, दहेज कहना कहीं बेहतर है। महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है। मेरा सुझाव है कि दोनों दूतों को कुछ समय के लिए अतिथि गृह में ठहराया जाए। दरबार में फिर से चर्चा करेंगे। राजकुमार, अभी तुम्हारी बातों का क्या अर्थ था? मैं तो बस सुझाव दे रहा था। मानना या ना मानना सब महाराज के हाथ में है। विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पुराने समय में 6 राज्यों का पतन हुआ था। क्या इसलिए कि उनकी सेना कमजोर थी? नहीं, वे तो बस लालच में फंस गए थे। आज हमारा दाचू अगर बेईमान को लाभ पहुंचाएगा तो यह भी विनाश का ही मार्ग होगा। सिर बहुत भारी लग रहा है। युवा स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। पहले यह नशा उतारने वाली दवा पी लीजिए। क्या कल रात मैंने कुछ कह दिया था?
आपने बस सॉन्ग येरान का नाम लिया था और एक और रॉयर नाम की कोई युवती थी। बस करो, रॉयर तो पुरानी बातें हैं, सॉन्ग येरान का तो नाम ही मत लो, ये सब पुराने घाव हैं। और किसने सुना? सबने सबने सुन लिया। कल जो हुआ वह बाहर नहीं जाना चाहिए। युवा स्वामी, क्या आप जानते हैं, नशे में आप पत्थर के शेर को गले लगाकर सॉन्ग येरान का नाम पुकार रहे थे। क्या कल जो कुछ भी हुआ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं, वहां से गुजरने वाले आम लोगों ने भी सब सुन लिया था। क्या मैंने बड़ी मुश्किल से जो अपनी छवि बनाई थी वह सब मिट्टी में मिल गई। छोड़ो भी, कल शराब खाने में तुम लोगों ने अच्छा काम किया। आज रात मेरी तरफ से दावत है, तुम सबको मनोरंजन के लिए ले जाऊंगा, संगीत सुनेंगे और खाना खाएंगे, हम आपके साथ हैं। युवा स्वामी, युवा स्वामी, आप ऐसी जगह कैसे जा सकते हैं? वहां जाना ठीक नहीं है, बस संगीत सुनना और खाना खाना है और कुछ नहीं। पिताजी घर पर नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा? लेकिन लेकिन क्या क्या तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो? प्रबंधक वांग ने कच्ची शराब पर ध्यान नहीं दिया, उसे अनाज इकट्ठा करने के लिए दंडित करो। तुम जाकर उसकी जगह संभालो, कुछ दिनों के लिए प्रबंधक का पद। यांग, दाचू के लोग काम करने में बहुत सुस्त हैं। मानना है तो मानो, नहीं तो युद्ध शुरू करते हैं। चुप रहो। अगर वाकई लड़ सकते हो, महान खान 1 महीने पहले ही हमला कर देते। अब महान खान वुशुओली कबीले को जीतने में व्यस्त है। जब वह इलाका जीत लेंगे तभी सेना भेजेंगे। हर दिन यहाँ बैठे रहना, मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। दाचू बहुत चहल पहल वाली जगह है, जा सकते हो, लेकिन कोई मुसीबत मत खड़ी करना, समझ गया? मु यिंग हाजिर है, महाराज को प्रणाम। मैं आज भेष बदलकर महल से बाहर आया हूँ, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है तुम ताइशुए में पढ़ाई कर रहे हो, वह जो शराब की भट्टी में शराब की बोतल लिए हुए वह शरारती फांग यांग है, क्या तुम उसे जानते हो? जी महाराज, मैं जानता हूँ, यह मामला तो मैंने ही उजागर किया था। तब तो तुम्हें पता ही होगा, वह चेंग गो गोंग का बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। फांग जिंगशेंग के घर चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। फांग यांग तो दिन भर आवारागर्दी करता है, अभी पक्का नहीं कह सकते। शायद वह संगीत सुनने ले चेंग मनोरंजन गृह गया हो, तो फिर ले चेंग में ही उसे ढूंढते हैं। क्या क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि फांग यांग शायद ले चेंग में हो? महाराज, क्या पहले उसके घर जाकर न देख लें? अगर वह वहां न हुआ तो? यह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे ले चेंग चलते हैं। बड़ी मुश्किल से महाराज को यहां तक लाया हूं। महाराज देश के भावी सम्राट है, अगर मैं उन्हें ले चेंग ले गया और कुछ अनहोनी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। महाराज, राजधानी में बहुत सारे ले चेंग हैं, हमें नहीं पता कि वह कहां होगा। सबसे बड़े वाले में चलते हैं। फांग यांग की फितरत के हिसाब से वह पक्का किसी छोटी जगह तो नहीं जाएगा, सबसे बड़े वाले में ही चलते हैं, यह तो हर कोई जानता है। मैं महाराज को ले चेंग ले आया हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सबसे अच्छी जगह है? पैसे बचाने के चक्कर में मुझे किसी घटिया जगह मत ले आना। निश्चिंत रहे युवा स्वामी, वेनशियांग राजधानी का सबसे बेहतरीन ले चेंग है, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी संगीत सुनने आते हैं। चलो, मैं तुम लोगों को आज कुछ खास दिखाता हूँ। युवा स्वामी भी, क्या आप लियनेर के लिए आए हैं? आज रात वह अपनी कला का प्रदर्शन करेगी, उसका संगीत और नृत्य बेमिसाल है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो फिर उसका संगीत ही सुनते हैं। मैं वेनशियांग में प्रवेश करना चाहता हूँ, लियनेर का प्रदर्शन सुनना है। प्रवेश शुल्क 10 ताइल है। ये लो बख्शीश।
फांग यांग, मु यिंग, सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ संगीत सुनने आओगे। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे तुम एक आवारा और बर्बाद इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई, मुझे रौनक पसंद है। यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं है। कल तुक्के से जीत क्या गए? क्या सच में तुम्हें लगने लगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो? कम से कम तुम तो हार गए थे। दम है तो बाहर चलकर मुकाबला करो। मैं यहाँ संगीत सुनने आया हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। युवा स्वामी फांग, क्या आप 100 फूलों वाली काव्य गोष्ठी में आए हैं? मैंने तो आपसे एक सवाल भी पूछा था। ओह भाई चू, क्या हाल है? कितना संयोग है। भाई चू, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? डर नहीं लगता कि ये फिर तुम्हें मुसीबत में डाल देगा? फांग यांग, भाई मो बस तुम्हें जानते नहीं है। ठीक है, भाई चू की खातिर आज मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। यह सज्जन लियनेर एक शालीन महिला है, उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं। थेंग गो गोंग का बेटा, नाम तो बहुत सुना है, पर सुना है अपनी विरासत बेचकर विद्वान बनने का नाटक करते हो। डर है कि कहीं अपना नाम भी ठीक से न लिख पाओ। तुम सब तो यहाँ अपनी विद्वता दिखाने आए हो, पर मैं तो बस लियनेर की कला का आनंद लेने आया हूँ। गंवार कहीं के। अच्छा, कितने सच्चे इंसान हो भाई चू, आपकी परख बहुत गहरी है। मिस, वह फांग यांग बहुत बदतमीज है। क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, यह इंसान कुछ दिलचस्प लगता है। शुरू करें। यदि आप सभी इस धुन पर एक ऐसी कविता लिख सकें जो लियनेर को पसंद आ जाए, तो आज रात हम अंदर बैठकर काव्य चर्चा कर सकते हैं। अगर कविता मुझे पसंद आ गई तो मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगी। युवा स्वामी फांग, अगर आपकी कविता लियनेर को भा गई तो मैं अपवाद स्वरूप अपना नकाब हटा दूंगी। ठीक है, पहले इन्हें लिखने दो, वरना अगर मैंने लिखना शुरू किया तो किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा। कितना घमंडी है। पिछले साल फांग यांग की लिखी बर्फ की कविता ने तो सबको हैरान कर दिया था। 100 फूलों वाली काव्य गोष्ठी, इन्हें भाग लेने का कोई हक नहीं। अभी तो मेरी 2 कविताएं बाकी हैं। जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी। मु यिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। युवा स्वामी मु की प्रतिभा देखकर शर्म आती है। दम है तो खुद करके दिखाओ। तो फिर देखो, कविता किसे कहते हैं? सपनों के बाद ऊंची अटारी बंद है, शराब के नशे में पर्दे नीचे झुके हैं। पिछले साल का वसंत का दुख फिर लौट आया। गिरते फूलों के बीच इंसान अकेला खड़ा है। हल्की बारिश में अबाबिलें साथ उड़ रही हैं। क्या खूब कहा, गिरते फूलों के बीच इंसान अकेला खड़ा है। हल्की बारिश में अबाबिलें साथ उड़ रही हैं। याद है लियनेर से पहली मुलाकात, 2 दिलों की धड़कने और रेशमी लिबास, वीणा के तारों पर छिड़ी यादों की बात। उस वक्त जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था। लियनेर, कैसी लगी मेरी यह कविता? फांग साहब, आपकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं। लियनेर इस उपहार के लिए आपकी आभारी है। बेईमान का दूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही लियू लियनेर हो। आज रात तुम मेरे साथ सराय में चलोगी। आज यहाँ चाय की महफिल सजी है, कृपया नियमों का पालन करें। बेईमान के दूत ने जिसे पसंद किया है, क्या उसे तुम्हारे नियमों की परवाह है? चू के साहबजादे,
लगता है तुम सिर्फ बैठकर नियम झाड़ना जानते हो। दाचू की सीमा के भीतर इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ ज्यादा ही दाचू को हल्के में ले रहे हो। मैं बेईमान का दूत हूं। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें दोनों देशों के बीच युद्ध का डर नहीं? मु यिंग, भाई चू, यह मामला दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों का है। जल्दबाजी मत करो। अगर वह नियम तोड़ने पर अड़ा है, तुम बस उसे रोको। जो होगा मैं देख लूंगा। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। जिसमें दम है वही नियम तय करेगा। जनाब, लियनेर आज रात सिर्फ कला का प्रदर्शन करेगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। जरूरत नहीं, आज रात तुम्हें मेरे साथ सराय चलना ही होगा। झांगलोंग, क्या तुम इसे रोक सकते हो? यह छोटी सी बात है। बेईमान का दूत दाचू आया है तो उसे यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। मु यिंग अपनी पहचान को लेकर चिंतित है, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा। मैं फांग यांग बोलने की हिम्मत रखता हूँ। झांगलोंग, इन लोगों को एक तरफ ले जाओ। चू के कायर, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो तो बेईमान के सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहो। क्या तुम बेईमान के खान हो? मैं बेईमान का खान हूँ। जल्द ही तुम सब चू के लोग मेरे सामने झुकोगे। अगर युद्ध करना ही होता तो कब का कर चुके होते। एक दूत होकर दो देशों के मामलों में दखल देना, एक कला केंद्र को धमकाना, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? चलो अब हिसाब बराबर करते हैं। लियनेर, आज रात नियमों के अनुसार यह प्रतियोगिता मैंने जीती है। तुमने अंदर आकर नियम तोड़े हैं, अब इसका क्या हिसाब होगा? आप सबने सुन लिया। यह खुद ही मुझे आजमाने के लिए कह रहे थे। मैं दूत पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह भी नहीं होने दूंगा कि तुम दाचू की धरती पर नियम तोड़ो। फांग साहब, कोई बड़ा बखेड़ा मत खड़ा करो। निश्चिंत रहें लियनेर, आज बात सिर्फ नियमों की हो रही है। मैं बेईमान का दूत हूँ। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं होंगलू मंदिर में शिकायत करूंगा। बहुत अच्छा, होंगलू मंदिर को भी सुनने दो। बेईमान का दूत आखिर है कैसा? दाचू में नियमों का उल्लंघन करना। रुक जाओ। बेईमान के दूतों से कहो कि वे बाहर जाकर स्थिति स्पष्ट करें। बाकी बातें बाद में तय की जाएंगी। युवा स्वामी फांग, यह मामला बेईमान के दूतों से जुड़ा है। कष्ट करें और आप भी साथ चलें। मैं भी वहीं जा रहा हूं। बस कुछ पूछना है। क्या मु यिंग भी साथ जा रहा है? मु यिंग तो बस सुरक्षा के लिए साथ है, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं भी साथ चलूंगा, वहां मैं भी मौजूद था। अच्छा है, आखिरकार तुमने जिम्मेदारी ली। व्यंग्य करना बंद करो। ठीक है, चलो। उन्हें पता चलना चाहिए कि दाचू बेईमान नहीं है, जहां कोई भी मनमानी कर सके। महाराज ने कहा था कि फांग यांग साधारण नहीं है। अब देखने पर यह सच ही लग रहा है। सोचा न था कि तुम मुयिंग मेरे साथ अंदर आने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तो बस उत्सुक था। बेईमान के लोगों ने अपनी पहचान उजागर कर दी है, फिर भी तुम सामने आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? विदेशी दूत दाचू की धरती पर हमारे लोगों को धमका रहे हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। और सुनो, मैं एक कुलीन घराने का वारिस हूँ। पीढ़ियों से देश की कृपा प्राप्त की है। मेरे पिता सीमा पर देश की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं यह सब देखूं और दाचू की जनता को अपमानित होते देख चुप रहूं, तो यह मेरे परिवार के लिए शर्म की बात होगी। इस मामले में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले मैं तुम्हें तुच्छ समझता था, पर आज तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तुम्हारे साथ वो जोचू मुयिंग है, उसका क्या? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक है कि उसे आने की जरूरत नहीं है।
अच्छे इंसान हो तुम। कल कहा था कि मेरी रक्षा करोगे, आज तुम गायब हो। युवा स्वामी, मु यिंग को आधी रात को ही ले जाया गया था। उसने कहा कि आज तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। भविष्य में बस मेरे साथ शांति से रहना। तुम्हारे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। तुम यहाँ कैसे आई? युवा स्वामी, मेरी वजह से जेल में है। मैं कैसे न आती? मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। झांगलोंग, खाओ। युवा स्वामी, क्या आपको मुझसे कुछ और काम है? सच में एक काम है। युवा स्वामी, आज्ञा दे। मैंने अभी तक तुम्हें बिना नकाब के नहीं देखा है। युवा स्वामी, इसे स्वीकार करें। फांग यांग, तुमने एक कलाकार के लिए बेईमान के दूतों से पंगा ले लिया। तुम सच में परिणामों की परवाह नहीं करते। मेरी मर्जी, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। जो भी गिरवी रखा है, 100 एकड़ उपजाऊ जमीन मेरे नाम कर दो। तियनशियान जुई शराब खाना भी मुझे दे दो। मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें बचा लूंगा। सोंग साहिबा, आप कुछ ज्यादा ही घमंड में हैं। महाराज बहुत क्रोधित है। चेंग गो गोंग का महल शायद आपको बचा न पाए। मेरे सिवा आपकी मदद कौन करेगा? लेकिन आपके पिता, वे तो बस एक मामूली मंत्री हैं। मैं कुई हाओ के पास जाऊंगा। जमीन और शराब बनाने की विधि दहेज में जोड़ दूंगा, ताकि कोई परिवार आपको बचाने के लिए आगे आए। तो यह सब खुद के लिए दहेज बढ़ाने का इंतजाम था। येरान, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि आप मेरे लिए अपनी आजादी छोड़ दें। हमारी सगाई तो पहले ही टूट चुकी है। मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल पाया तो जरूर सोंग हवेली आऊंगा आपका हाथ मांगने। आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही सुना था सोंग परिवार की बेटी के बारे में अफवाहें। आज देख भी लिया, सब सच निकला। मुझे लगा आप वाकई दस्तखत कर देंगे। क्या आपको सच में लगता है मैं 3 साल का बच्चा हूं? निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए सब ठीक कर दूंगा। आपकी भावनाएं मुझे स्वीकार हैं। 2 दिन के भीतर मैं बाहर आ जाऊंगा। युवा स्वामी, यह एक छोटा सा उपहार है। लियनेर आपकी कृपा याद रखेगी। यह लड़की तो बड़ी वफादार है। फांग यांग को पहले ताई शुए से निकाला गया, फिर योंग पिंग हाओ ने उस पर मुकदमा कर दिया और अब बेईमान के दूतों से पंगा ले लिया। महाराज, यह लड़का कम से कम आपकी भड़ास तो निकाल दी। उसे तो मजा आ गया, पर आगे क्या होगा यह तो मेरे सिरदर्द का कारण बन गया है। महाराज, किएन गो गोंग का बेटा मु यिंग आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दो। मैं फांग यांग के लिए दया की भीख मांगने आया हूँ। वह कहता है कि वह एक कुलीन परिवार का वंशज है, हमेशा देश का ऋणी रहा है। उसके पिता सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। वह विदेशी दूतों को, दाचू की जनता को अपमानित करते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। दाचू की जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फांग यांग, मैं उसे रहा कर दूंगा। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज को बुलाओ, मेरे साथ बाहर चलना है। जी। फांग साहिब, मेरे मालिक आपको बुला रहे हैं। क्या मैं मना कर सकता हूँ? मेरे मालिक ने चाय तैयार रखी है, कृपया चलें।
बुलाने के लिए आंखों पर पट्टी क्यों? आपके मालिक का ठाट बाट तो बड़ा है, वहां पहुंचकर खुद ही पट्टी हटा दी जाएगी। क्या यह कल रात वाले चू भाई नहीं है? उनकी आंखें फड़क रही हैं। सुना है तुमने फिर मुसीबत मोल ले ली। मैंने कब मुसीबत मोल ली? तुमने उन्हें रोका, बेईमान के दूतों को। मैं तो बस दाचू के नियमों का पालन कर रहा था, उन्हें रोकना जरूरी था। मैंने उन्हें काफी सम्मान दिया था। महाराज ने मेरे सामने तुम्हें डांटा था। रोकना था तो रोक दिया, अब क्या? दाचू और बेईमान के बीच देर सवेर एक बड़ी टक्कर तो होनी ही है। क्या मतलब? दाचू बहुत डरपोक है। एक दूत दाचू की सीमा के भीतर जबरदस्ती उठा ले गया, एक कलाकार को, और दो देशों के रिश्तों का फायदा उठाकर दबाव भी बना रहा है। इसका मतलब है कि उसने पहले ही दाचू की कमजोरी को भांप लिया है। दरबार में सब शांति चाहते हैं। शांति तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बेईमान एक तरफ राजकुमारी मांगे, दूसरी तरफ नजराने मांगे और कदम कदम पर हमें परखते रहें, तो ऐसी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लगातार झुकते रहने से दाचू केवल और कमजोर होता जाएगा। क्या तुम राज दरबार में पद स्वीकार करोगे? मेरी इच्छा नहीं है। मैं महाराज के सामने तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूं। तो तुम्हें क्या लगता है दाचू को क्या करना चाहिए? दो बातें। पहली, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, योग्य सेनापतियों को आगे लाओ। दूसरी, राजकोष को भरो। जब धन और अनाज होगा तभी बातचीत में दम होगा। जब सेना मजबूत होगी तभी कोई हमें हल्के में नहीं लेगा। अच्छा, तुम्हारी बातों में दम है फांग यांग, तुम वाकई एक अनमोल रत्न हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम तो बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो। सच कहूं तो मैं काफी विनम्र हूं। भाईचू, आज रात चलोगे या नहीं? वेनशियांगे में महफिल है, इस बार मु यिंग साथ नहीं है। क्या? कल रात तुम वेनशियांगे गए थे? पिताजी, बेटा तो बस शहर की स्थिति देखने गया था, मौज मस्ती करने नहीं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। पिताजी तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं पहले घर लौटता हूं। हम फिर मिलेंगे। अगली बार तियन शियानजुई आना, मैं दावत देकर माफी मांगूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें 3 महीने के लिए घर में नजरबंद कर दूंगा। पिताजी, मैंने वाकई कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, क्या वह लड़का तुम्हें दावत पर माफी मांगने के लिए बुला रहा है? वहां जाकर जी भरकर खाना। यह लड़का काफी होशियार है। मुसीबत से बचने के लिए उसने राजकुमार का नाम इस्तेमाल कर लिया। फांग यांग बुरा नहीं है, उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। बिना तराशे हीरा चमकता नहीं, मेरे पास उसे तराशने का तरीका है। वांग बाओ। जी महाराज, मैं हाजिर हूं। शाही फरमान सुनाओ। फांग यांग ने बेईमान के दूत के साथ बदतमीजी की। उसका स्वभाव बहुत उद्दंड है। उसे सजा के तौर पर शुनतियानफू में सेवा करने के लिए भेजो, ताकि उसे सबक मिल सके। जी जो आज्ञा। आदेशानुसार सम्राट का फरमान। चेंग गो गोंग के पुत्र फांग यांग अत्यंत उद्दंड और